नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। स्पेसिस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्टडी फाइंड्स 6327 गैंगेटिक डॉल्फिन्स अक्रॉस 4 स्टेट। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में 6327 गंगा डॉल्फिन हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कई राज्यों के स्टेट कमीशन अपने एग्जाम में पूछ लेते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश PCS आयोग है, वहाँ पे भी डेज और दिवस के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। वैसे भी आपको दिवस पता होना चाहिए, मेंस का उत्तर लिखते समय ये काफी हेल्प करते हैं। और कल ही प्रधानमंत्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया और वहां पे उस रिपोर्ट में इस सर्वे को जारी करते समय गंगा डॉल्फिन पर चर्चा की गई। और अगर बात करें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गंगा डॉल्फिन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार में गंगा डॉल्फिन मिलती हैं, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में और चौथे नंबर पर असम में। देखिए यहाँ एक चीज याद रखिएगा, गंगा की जब चर्चा होती है डॉल्फिन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का नाम नहीं है। और हो सकता है UPSC स्टेटमेंट फॉर्म में कि गंगा डॉल्फिन्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में मिलती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे नहीं पाई जाती हैं गंगा डॉल्फिन्स। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। और गंगा डॉल्फिन को इंडेंजर डॉल्फिन्स यानी लुप्तप्राय डॉल्फिन भारत के नेशनल एक्वाटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी के रूप में माना गया। और इसीलिए वर्ष 2015 में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, आगे उसकी चर्चा करेंगे। और गंगा डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, जो गहरे मछली समृद्ध पानी में निवास करते हैं, यानी डीप फ्रेश रिच वाटर में ये रहती हैं गंगा डॉल्फिन्स। अब इनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? देखिए इनके समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें तो ये जो मछली पकड़ने वाली नेट होती है यानी जाल होती है, उसमें उलझकर कभी कभी मृत हो जाती हैं, या आजकल जो तेजी से फैल रहा है कचरा प्रदूषण, उसके कारण से इनके समक्ष चुनौतियां हैं। अब यहाँ पे एक डेटा और याद करते चलिए, गंगा डॉल्फिन सबसे अधिक गंगा रिवर में मिलती हैं, लगभग 3275 इसी नदी में मिलती हैं। और सहायक गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2414 यहाँ पे मिलती हैं। और बात करें कि ब्रह्मपुत्रा में कितनी मिलती हैं, तो ब्रह्मपुत्रा में लगभग 584 गंगा डॉल्फिन्स मिलती हैं, लगभग 584 डॉल्फिन्स मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बात करें तो 412 मिलती हैं। और व्यास की बात करें, व्यास नदी में 101 डॉल्फिन्स मिलती हैं, 101। और ये सर्वे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। लगभग 8507 किलोमीटर की यात्रा तय की गई इस सर्वे को पूरा करने के लिए। अब आइए चर्चा करते हैं जो UPSC ने पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे थे। ये देखिए 2015 में पूछा था, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन A खारे पानी का मगर, ऑप्शन B ऑलिव रिडले टर्टल यानी ऑलिव रिडले कछुआ, ऑप्शन C गंगा की डॉल्फिन्स, ऑप्शन D घड़ियाल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब आइए दिखाते हैं वर्ष 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था। वर्ष 2019 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29 था। ये देखिए युग्मों वाला क्वेश्चन था यानी पेयर वाला, और इनकी संख्या 2023 से अधिक बढ़ गई है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पूछा है वन्य प्राणी, राइट साइड में प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं ये पूछा गया। पहला पूछा गया कि नीले मीन पक्ष वाली महाशीर कावेरी नदी उसके सामने है। दूसरा है इरावदी डॉल्फिन्स, उसके सामने चंबल नदी। तीसरा है मोर चाव रस्टी चित्तीदार बिल्ली, उसके सामने है पूर्वी घाट। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन A केवल 1 और 2, ऑप्शन B केवल 2 और 3, ऑप्शन C केवल 1 और 3, ऑप्शन D 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब जैसे जैसे प्रीलिम्स आपका नजदीक आएगा, हम आपके लिए और बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का यही एक तरीका होता है। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, अधिक से अधिक MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और सबसे अच्छा सोर्स तो PYQ होता है, जो UPSC का पिछले साल का क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद जो अच्छी बेहतरीन संस्थान है, चाहे वो नेक्स्ट IAS हो, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।
देखिए, इसलिए नेक्स्ट आइस इस दिशा में बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। इसके लिए आप लोगों के लिए पीटीएस यानी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक वहां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद हर महीने अनुभव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है। अभी तक 2 अनुभव मॉक टेस्ट आयोजित हो चुके हैं। अगला अनुभव मॉक 23 मार्च 2025 को होगा। इसीलिए किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जब कोई भी स्टूडेंट 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है तो प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए आपसे यही अपील है कि आप पीवाईक्यू को क्वेश्चन तो सॉल्व करिए ही करिए। इसीलिए आप लोगों के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है HOD के माध्यम से। कृपया इस अंक को बहुत सीरियसली लीजिए। आने वाले अंक में हो सकता है और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। तो आइए अब बात करते हैं, पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। कल के अंक में पूछे गए प्रश्न के ऊपर देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था, 32 नंबर क्वेश्चन था और ये 2021 में क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। आप में से अधिकतर लोगों ने सही उत्तर दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। इसकी चर्चा कल डिटेल में कर भी चुके थे। ज्यादातर लोगों को गेस हो चुका था, इसका सही उत्तर धौलावीरा ही होगा। तो देखिए, यूपीएससी जब कोई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछता है, बाकी एक ऑप्शन तो सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में उन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बचे हुए कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कालीबंगा की अगर बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले और यहाँ पे अग्नि वेदियों के साक्ष्य बलिदान की प्रथा को दर्शाते हैं। और यहाँ दुर्ग और निचला शहर दोनों एक दीवार से घिरे हुए थे और पाक हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों के यहाँ पे एविडेंस यानी प्रमाण मिले हैं। अब आइए चर्चा करते हैं राखीगढ़ी की। देखिए, राखीगढ़ी ये देखिए, हम यहाँ बताना भूल गए, कालीबंगा आपका राजस्थान में, इस साइड कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे हरियाणा में ये साइट स्थित थी। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी 3 चरणों के यही साक्ष्य मिले हैं। मुख्य रूप से यहाँ पत्थर, मिट्टी की इमारतें मिलती हैं और यहाँ पे कब्र में मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं पे मिला। राखीगढ़ी को याद रखिएगा, इस फैक्ट को, साक्ष्य कुत्ते के साथ। और अगले ऑप्शन की बात करें तो रोपड़, जैसा कि हम सब जानते हैं IIT रोपड़ अभी फेमस हो रहा है, ये पंजाब में स्थित है ये साइट। अब आइए चर्चा करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विजुअली चैलेंज पर्सन सुटेबल फॉर जुडिशियल सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी यानी समावेशिता और समानता की वकालत करते हुए फैसला सुनाया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को जुडिशियल सर्विस यानी न्यायिक सेवा से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसने विकलांगता और गैर भेदभाव के आधार के रूप में शामिल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन का आह्वान भी किया और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एक अलग कट ऑफ जारी करने का ऑर्डर दिया। जैसा कि कट ऑफ आती है, आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट घोषित होता है तो उस टाइम कट ऑफ 1 साल के बाद जारी की जाती है। हालांकि गेस हो जाता है कितना कट ऑफ गई। मेंस का कट ऑफ जारी किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, फिर फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू में का कितना मार्क्स रहा टोटल ओवरऑल, उसका कट ऑफ जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए अलग कट ऑफ होना चाहिए, ये जनरल, OBC, EWS या SC ST से अलग होना चाहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रीटिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज टैक्सेबल प्रॉपर्टीज। भारत का इनकम टैक्स बिल 2025 यानी आयकर विधेयक 2025 वैश्विक मानकों के अनुरूप VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एज अ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट्स के साथ अलाइन करते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में क्लासिफाइड करता है और यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर होने से होने वाले मुनाफे पर यानी लाभ पर 30% का टैक्स लगाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए मेरे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और मैं अपने दोस्त नीरज को इसको बेचता हूँ, सेल करता हूँ,
तो मुझे जो लाभ मिलता है, जो फायदा मिलता है, मुनाफा मिलता है, उस पे मुझे भारत सरकार को टैक्स देना होगा। किस दर से देना होगा? 30% की दर से, याद रखिएगा, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी लेन देन के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं है। कई बार इनकम टैक्स एक्ट छूट देता है, डिडक्शन देता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10% की डिडक्शन दी जाती है या 1% की दी जाती है, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी इस बिल के अकॉर्डिंग, 2025 इनकम टैक्स बिल के अकॉर्डिंग। और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% का टैक्स, 1% का टीडीएस लगाया जाता है। टीडीएस कहें तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, मतलब जिस सोर्स से हमको इनकम होगी उसी सोर्स पर तुरंत टीडीएस देना होगा भारत सरकार को। मान लीजिए कि जैसे ही मुझे मेरे अकाउंट में सैलरी आती हर महीने की 7 तारीख को, जैसे ही मुझे इनकम जनरेट हुई, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस काट लेता है 10%, कि हमको सैलरी के रूप में जो इनकम हुई है पहले भारत सरकार को चुकाना होगा टीडीएस के फॉर्म में। भले हम जब जुलाई में अपनी रिटर्न फाइल करें, उस टाइम अगर हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो हम भारत सरकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हैं कि कृपया हमें जो टैक्स हमारा नहीं होता है वो हमें वापस कर दीजिए। तो फिर भारत सरकार रिफंड भी करता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 1% टीडीएस लगाया जाता है। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स फाइलिंग में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जैसे अभी हमने चर्चा की जैसे मैं रिटर्न फाइल करूंगा जुलाई के महीने में, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति की, एकल व्यक्ति की फाइलिंग जुलाई महीने में होती है, तो टैक्स फाइलिंग में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और ऐसा अगर मैं नहीं करता हूं, अपनी इनकम को छुपाता हूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करने पर मुझे इस डिजिटल एसेट्स को सीज यानी जब्त भी कर सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईमैक के ऊपर है, इसकी चर्चा हमने पिछले अंकों में कई बार कर चुके हैं। और इन आईमैक कहें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। आइए चर्चा और कर लेते हैं इसके डिटेल में। देखिए, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और यूएई के अधिकारियों के साथ बातचीत के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला इस कॉरिडोर का उद्देश्य ट्रांसकॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी, व्यापार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। और बात करें प्रमुख पहलों में, निर्बाध व्यापार कनेक्टिविटी के लिए मैत्री और भारत और यूएई के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वीटीसी यानी वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी शामिल है। तो कुल मिला के आज के एचओडी अंक को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।